2 हफ्ते मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आने के बाद फिर से पिछले हफ्ते मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आई। लगभग निफ्टी कुछ 5% के आसपास में निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट आई है। लेकिन ऐसी सेलिंग में भी, ऐसे बेरिश मार्केट में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन लोग ने 15% का, 5% का, 8% का अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट दिया है। और एक दो तो ऐसे स्टॉक्स हैं जो लोग अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर चुके हैं या तो करने वाले हैं। तो चलिए गाइज, बिना कोई देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और इस वीडियो में मैं जो भी स्टॉक्स डिस्कस करूंगा ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो कृपया अगर आपको कोई भी बाय या सेल करना है तो खुद का एनालिसिस ज़रूर करना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो निफ्टी का अगर हम लोग चार्ट देखेंगे, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था कुछ यहाँ पर सितंबर के आसपास। उसके बाद से निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट आई है। यहाँ पर इसने इस लेवल के आसपास, जो हम लोग का ये जो लेवल है जहाँ पर मैंने अभी ड्रॉ करा है, सपोर्ट लेवल जो मैंने ड्रॉ करा है, आप देख सकते हो 23,440 के आसपास को जो लेवल है, ये इस लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया था। उसके बाद अच्छा खासा इसने पुल बैक दिया और कहीं ना कहीं ये लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक रेड कैंडल भी बनी और फिर 2 हफ्ते अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद मार्केट यहाँ से वापस रिकवरी ले लेगा। बट अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो पिछले हफ्ते एक बड़ी सी रेड कैंडल के साथ अच्छी खासी सेलिंग आई है और यहाँ पर एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के कहीं ना कहीं निफ्टी गिरता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर वॉल्यूम्स को भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आप देखोगे वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे वॉल्यूम्स थे, कहीं ना कहीं एवरेज वॉल्यूम्स के हिसाब से ही डेफिनेटली थे। तो ऐसा भी नहीं कि वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा कम थे। बाय द वे, वॉल्यूम्स के ऊपर चैनल पर एक वीडियो है, आप वो जाकर देख सकते हो। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन का सब लेवल है, साथ ही साथ 50 डे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। अगर ये लेवल कल को ब्रेक होता है, आने वाले हफ्ते में अगर ये लेवल ब्रेक होता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को निफ्टी में इस लेवल के आसपास की गिरावट दिख सकती है, जो कि है 22,500 के आसपास का लेवल, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1,000 पॉइंट ही दूर है। तो ये बात का भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग देखे जाएंगे तो मोटा मोटा और 4-5% का फॉल आ गया तो 22,500 के लेवल्स भी हम लोग को निफ्टी में ज़रूर दिख जाएंगे। अभी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं थोड़ा सा चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और अगर यहाँ पर मैं फिबोनाची को प्लॉट करूँ, ठीक है, आप देखोगे ये वाला जो लेवल है, जो ये जून वाला इलेक्शन वाला जो लेवल है, अगर उस लेवल से मैं फिबोनाची को प्लॉट करूँ, क्योंकि वही सबसे रिसेंट में लोवेस्ट लेवल था हम लोग के लिए, अगर उस लेवल से भी अगर मैं फिबोनाची को प्लॉट करूँ तो आप देखोगे फिबोनाची के हिसाब से भी 23,200 का काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि 0.6 का लेवल है। तो इस बात का भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। अभी 0.5 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट 0.6 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हम लोग को आने वाले टाइम में 22,500 के 22,400 के लेवल हम लोग को डेफिनेटली दिख सकते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पर अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पर भी लेके जाऊँ, तो डेली टाइम फ्रेम पर भी देखोगे, मैं यहाँ से फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर भी आप देखोगे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग आई है। साथ ही साथ आप देखोगे अच्छा खासा गैप ऑफ ओपनिंग भी था, तो यहाँ पर एक गैप गैप फिल करना भी बाकी है। तो गैप ऑफ ओपनिंग के साथ अच्छी खासी गिरावट आई है और पिछले हफ्ते बहुत ही बढ़िया सा मार्केट यहाँ पर गिरा हुआ है। तो यहाँ पर जिन जिन जिस जिसको भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से स्टॉक्स ढूंढने थे, ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर और सितंबर के आसपास में एक अच्छा निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 26,200 का, जो कुछ ऑल टाइम हाई था। उसके बाद अभी वापस 23,500 23,600 पे आ गया, यानी कि 2,600 पॉइंट का फॉल आ गया है। तो डेफिनेटली आप काफ़ी लोगों के म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, निफ्टी के पोर्टफोलियोज रेड दिखते रहेंगे। बट ये सब चीज़ में यूजुअली मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ कि जब ऐसा मार्केट में फॉल आएगा तो जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो मुझे कम दामों पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे एक और एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंफर्म हो जाएगा और ये लेवल तक का हम लोग को सेलिंग दिख सकता है, जो कि लेवल बन रहा है समवेयर अराउंड 21,200 के आसपास का। तो 22,500, 21,200 ये सब लेवल्स डेफिनेटली हम लोग को दिख सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, इस बात का ज़रूर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो चलिए इधर हम लोग जो ये जो मेरा वॉच लिस्ट है उस पर अगर हम लोग देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने सॉर्ट करा है। आप देखोगे पीएसई बैंक, पीएससी सेक्टर, निफ्टी मेटल, पीएसयू बैंक, एनर्जी सेक्टर,
और उसके बाद कमोडिटीज़, ये सारे सेक्टर ने 6% के ऊपर की गिरावट दिखाई पिछले पिछले हफ्ते। निफ्टी बैंक, फिनेंशियल, फिन निफ्टी, ऑटो और निफ्टी 50, ये लोग ने लगभग 5% की सेलिंग दिखाई। निफ्टी आईटी भी 4.5% के ऊपर था। और स्मॉल कैप मिड कैप मीडिया, ये सब में 3% के ऊपर की सेलिंग थी। अच्छी बात यह है, अच्छी बात या अगर वियर्ड बात अगर हम लोग कहें एक्चुअली, कि यूजुअली जब भी सेलिंग आती है तो निफ्टी से ज़्यादा बड़ी सेलिंग स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर में आती है। बट इस बार उल्टा हो गया, इस बार स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर में कम सेलिंग आई और निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग आई। फार्मा सेक्टर को छोड़कर, जिसने 1.5% का एक अपनों को अच्छा एक बुलिश मोमेंटम दिया, फार्मा सेक्टर को छोड़कर हर एक सेक्टर में अच्छा खासा गिरावट आती हुई दिख रही है। तो चलिए हम लोग पहले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। बाय द वे, पहले स्टॉक की तरफ बढ़ने से पहले अभी तक अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दो। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना और कमेंट करके भी ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देना। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले स्टॉक की तरफ देखते हैं। तो जो पहला स्टॉक है वो है अग्रवाल इंडस्ट्रीज़। इसका मैं वीकली टाइम फ्रेम खोल देता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे इसने अपना अच्छा खासा यहाँ पर एक बेस बनाने के बाद एक अच्छा खासा पुल बैक लेके 50 डे मूविंग एवरेज के बाद सपोर्ट लेके अच्छा खासा इसने अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया था लगभग अगस्त सितंबर के आसपास। 2-3 बार इसको ब्रेक करने की कोशिश किया बट ब्रेक नहीं कर पाया। फिर उसके बाद वापस यहाँ पर पुल बैक लिया। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा, मैं अगर इसको चार्ट को थोड़ा सा जूम इन करूँ तो आप देखोगे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप देखोगे यहाँ पर इसने कहीं ना कहीं एक यहाँ पर इसने कहीं ना कहीं इसने अपने एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न बनाया। ठीक है, ब्रेकआउट किया और अच्छा खासा इधर मोमेंटम दे रहा है। साथ ही साथ आप देखोगे वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं कंपेयर टू पिछले वॉल्यूम्स के, उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं। इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश की बट क्लोजिंग नहीं दे पाया। अगर ये क्लोजिंग हो जाता तो ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता। अभी इसके अंदर दो दिक्कतें मुझे लग रही है कि डेफिनेटली 3-4 बार इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश किया बट ब्रेकआउट नहीं कर पाया और काफ़ी पिछले 4 हफ्ते से अच्छा खासा एक मोमेंटम दे दिया है। वॉल्यूम्स ठीक ठाक है, इतने ज़्यादा भी अच्छे नहीं, मतलब अगर इतने अच्छे वॉल्यूम रहते जितने पहले बार आए थे, अगर इतने अच्छे वॉल्यूम रहते तो ज़्यादा अच्छी बात होती। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 1-2 हफ्ते यहाँ पर कंसोलिडेट करे या फिर थोड़ा सा पुल बैक लेके ब्रेक करे तो यहाँ पर हम लोग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसका करंट मार्केट प्राइस है, इसका ब्रेकआउट लेवल है, तो ये बात का भी हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। जो अगला स्टॉक है वो है किरी इंडस्ट्रीज़। अभी किरी इंडस्ट्रीज़ के लिए मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है मंथली टाइम फ्रेम पर स्विच करना पड़ेगा। हाँ, मंथली टाइम फ्रेम पर अगर मैं बताऊँ तो आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम के आसपास इसने 2018 पे ये इस लेवल को टेस्ट करा था जो कि 676 का लेवल था। 2018 के बाद वापस 2018-19 के आसपास वापस ये लेवल को टेस्ट करा, 2021 में टेस्ट करा और उसके बाद अभी 2024 में इस मतलब इसने अपना ऑल टाइम हाई एक्चुअली बनाया बट क्लोजिंग नहीं दे पाया मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, मैं अगर आपको वीकली टाइम फ्रेम पर भी लेके जाऊँ यहाँ पर, तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसने एक डोजी कैंडल बनाई है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जैसे ही इस डोजी कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा और डोजी कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा। साथ ही साथ आप देखोगे वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं इसके अंदर पिछले कोई हफ्तों से। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पर भी आपको लेके जाऊँ तो मंथली टाइम फ्रेम पर भी आप देखोगे का जो अभी तक के मंथ के हिसाब से कहीं ना कहीं इसके ऑल टाइम हाई वॉल्यूम्स ही है। मतलब इसके पहले इतने अच्छे वॉल्यूम्स आए थे 2021 में, अभी 4 साल बाद 3 साल बाद 2024 में इतने अच्छे वॉल्यूम्स आए इस मंथ में। ठीक है, पिछले मंथ और ये मंथ में, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पर 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे से कट कर रहा है, यानी कि ये हो रहा है गोल्डन क्रॉसओवर। अभी गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है ना कि ये मूविंग एवरेज के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है चैनल पर, आप वो जाके देख सकते हो। उसके ऊपर गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर, कब स्टॉक्स में बाइंग आ सकती है, कब सेलिंग आ सकती है, वो सब कुछ मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है। आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, आपको ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा या तो फिर चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंडिकेटर्स फॉर बिगिनर्स वाले, आप वो जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेकंड स्टॉक। अभी जो हम लोग का अगला स्टॉक है वो है कार्टरेट टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, अभी अगर ये स्टॉक को हम लोग देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर ही है, मैं ऐड हटा देता हूँ इधर से। आप देखोगे इस स्टॉक ने इसका आईपीओ करा था 2021 में और ये जो लेवल था 1600 के आसपास का लेवल, ये उसी टाइम इसने देखा था। उसके बाद अच्छी खासी इसके अंदर गिरावट आई और गिरावट आने के बाद यहाँ पर एक आप देखोगे एक अच्छा खासा एक राउंडिंग बॉटम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बना के धीरे धीरे मस्त एक ट्रेंड लाइन के सारे ऊपर की तरफ जा रहा था। और इसको मतलब मल्टीपल पैटर्न्स कह सकते हो, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, राउंडिंग पैटर्न है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। बट पैटर्न कोई भी हो, एट द एंड ऑफ द डे हम लोग को ये देखना है कि कहीं ना कहीं स्टॉक ने इंपॉर्टेंट लेवल्स का ब्रेकआउट करा है कि नहीं करा है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे इंपॉर्टेंट लेवल का तो डेफिनेटली ब्रेकआउट हुआ है। मैं अगर यहाँ पर से आपको दिखाऊँ, ठीक है,
आप यहाँ पर देखोगे कितना अच्छा एक इधर ब्रेकआउट हुआ है। ये लेवल था, इसको इधर 2 बारी 3 बारी टेस्ट करा, उसके बाद इधर चौथी बारी ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, फिर अच्छा खासा इधर मोमेंटम मिला है। ठीक है, तो ये भी मतलब काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग बात है या सोचने वाली बात है, हम लोग को यहाँ पर देखना चाहिए। अभी इसके अंदर अगर जैसा हम लोग ने जो अग्रवाल इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखा था, इसके अंदर भी वही शॉट है कि 3-4 हफ्ते से लगातार ये ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रहा है, तो और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, तो इतने आसानी से तो ये ब्रेक नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर ब्रेक होता भी है तो मेरे हिसाब से वापस रीटेस्ट करने आएगा इस लेवल पर। तो या तो ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट करे, या तो ब्रेक होने के पहले ही पुल बैक लेके एक ब्रेकआउट करे, या तो फिर यहाँ पर जितना टाइम स्पेंड करेगा और फिर ब्रेकआउट करेगा, तो कहीं ना कहीं छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा और एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी मिल जाता है। क्योंकि इसके अंदर ना एक सिर्फ एक खराब बात है कि वॉल्यूम्स है ना, वो इतने ज़्यादा तगड़े वॉल्यूम्स नहीं है जितने पहले, अगर आप देखोगे यहाँ पर इतने तगड़े वॉल्यूम्स दिखे थे, तो इतने तगड़े वॉल्यूम्स नहीं है। अगर ये वॉल्यूम्स भी ब्रेकआउट के टाइम पर एक अच्छा खासा बड़ी कैंडल का एक वॉल्यूम बन जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि भाई ये जो ब्रेकआउट है ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट है यहाँ पर। ठीक है, अभी जो अगला स्टॉक है वो है एमबी इंडस्ट्रीज़ का। एमबी इंडस्ट्रीज़ का जो अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं मंथली टाइम फ्रेम पर आपको लेके जाता हूँ। एमबी इंडस्ट्रीज़ ने ये वाला जो प्राइस है, जिस प्राइस पर अभी आया है, ये प्राइस को इसने टेस्ट करा था 2018 में, जून 2018 में, यानी कि लगभग 6 साढ़े 6 साल पहले। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करूँ, यहाँ पर आप देखोगे, मैं वापस वीकली टाइम फ्रेम पर लेके जाना चाहूँगा। वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे, थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर देता हूँ वापस, तो आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा प्राइस एक्शन बना के यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट के साथ। अच्छा खासा इसने वापस अपने जो लेवल है रेजिस्टेंस लेवल, उसको ब्रेक करने की कोशिश किया, बट ब्रेक नहीं कर पाया। पुल बैक लिया, बट इतना डीप पुल बैक भी नहीं लिया कि वापस 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाना पड़े। छोटा सा एक पुल बैक लिया, फिर धीरे धीरे वापस ऊपर की तरफ गया और कहीं ना कहीं एक डोजी कैंडल या स्पिनिंग टॉप कैंडल बना के हुए वो अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के पास पहुंचा है। लेकिन इसके अंदर अच्छी बात यह भी है कि जो वॉल्यूम्स है काफ़ी ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम्स है। लेकिन अगर आपने मेरा वॉल्यूम्स वाला वीडियो देखा होगा, तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि जब भी डोजी कैंडल, स्पिनिंग टॉप कैंडल, ऐसी कैंडल्स बनती है, तो उसके अंदर वॉल्यूम्स का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता है, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कैंडल होती है। इसके अंदर बायर और सेलर्स दोनों जीतते, दोनों हारते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको जानबूझकर बताया ताकि अगर जिसने भी ये वॉल्यूम्स वाला वीडियो मिस कर दिया रहेगा, तो उसको ये लर्निंग यहाँ पर मिल जाएगी, या फिर अगर आपने देखा भी होगा और अगर आप भूल गए रहोगे, तो एटलीस्ट आपको यहाँ पर वापस आपका एक रिवीजन टाइप ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट होता है, जैसे ही जो इस स्पिनिंग टॉप कैंडल का हाई है ये ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाएगा और स्पिनिंग टॉप कैंडल का लो कहीं ना कहीं हम लोग का स्टॉप लॉस बन के हम लोग वैसा ट्रेड इसके अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग का जो आखिरी स्टॉक है, आखिरी स्टॉक देख लेते हैं, वो है जनरल इंश्योरेंस कॉर्प। अभी ये जो स्टॉक है, मैं इसको चार्ट को जूम आउट कर लेता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम पर मुझे लेके जाना पड़ेगा। आप देखोगे ये जो स्टॉक है, 2018 में इसने आईपीओ करा था, इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 450 के आसपास का लेवल था। उसके बाद इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट आई, फिर कुछ साल तक ये 2019-20 से 23 तक अच्छा खासा ये कंसोलिडेशन रेंज में ही रहा। अगर मैं यहाँ पर आपको वीकली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँ, ये यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँ, तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो गोल्डन क्रॉसओवर है, ये गोल्डन क्रॉसओवर बना, जो कि हम लोग ने अभी 1-2 स्टॉक पहले हम लोग ने डिस्कस करा था, गोल्डन क्रॉसओवर कितने अच्छे तरीके से काम करता है। और वो एक दो स्टॉक पहले जो मैंने स्टॉक डिस्कस करा था, उसके अंदर भी गोल्डन क्रॉसओवर बन रहा था। गोल्डन क्रॉसओवर बना, अच्छा खासा इधर प्राइस एक्शन आप देखोगे, यहाँ पर एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के पुल बैक लेके इस लेवल का ब्रेकआउट भी हुआ, गोल्डन क्रॉसओवर भी बना, तो इंडिकेटर प्राइस एक्शन वाइज भी अच्छे खासे इधर हम लोग को क्या बोलते हैं सिग्नल मिले। साथ ही साथ उस टाइम पे वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे चल रहे थे, यहाँ पर भी आप देख सकते हो वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे थे। वापस यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, अपने ऑल टाइम हाई लेवल को टेस्ट करा, पुल बैक लिया, वापस ब्रेक करने के आसपास पूछा बट नहीं कर पाया, 50 डे मूविंग एवरेज का यहाँ पर सपोर्ट लिया और अभी अच्छा खासा इसने फाइनली ब्रेकआउट कर दिया। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्लोजिंग भी हो गई और वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू बाकी पिछले कुछ हफ्तों से। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम्स है, ये जो ब्रेकआउट है, ये डेफिनेटली कंफर्म्ड ब्रेकआउट है, बट इसके अंदर भी मैं अभी एंट्री नहीं बनाऊंगा। रीज़न बिकॉज जैसा कि मैंने पिछले कई स्टॉक्स जो हम लोग ने अभी तक डिस्कस करे, उसके अंदर मैंने बताया था कि लगातार ग्रीन कैंडल बना रहा है। अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल होती या फिर ब्रेकआउट के पहले अगर इसने पुल बैक करके ब्रेकआउट कर दिया था, तो मुझे छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट मिलता।
अभी यहाँ पर ये हो सकता है कि यहाँ पर मतलब जैसी मैं एंट्री बनाऊँ तो यहाँ पर पुल बैक ले ले, या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर एक पुल बैक लेके फिर ब्रेकआउट करे, तो वैसी पॉसिबिलिटी आ सकती है। बट डेफिनेटली अभी इसके अंदर कैसा हो जाता है, काफ़ी सारे स्टॉक कभी पुल बैक लेते ही नहीं है, काफ़ी सारे स्टॉक मान लो ऐसे 3-4 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना के अभी ये 500 के लेवल पर है, कहीं ना कहीं 1000-1200 के लेवल पर जाएगा, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं पुल बैक लेने के लिए वो 700-800 के लेवल पर पहुंचेगा। तो तब तक तो अपनी जो बस है वो निकल चुकी रहेगी। तो इसके अंदर यूजुअली मैं क्या करता हूँ, अगर जैसे मान लो मुझे 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है, 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, 5 से 10 रुपये ही सिर्फ इन्वेस्ट करूँगा। इससे क्या होगा कि जो 5-10% का अगर मुझे जो प्रॉफिट मिलने वाला रहेगा, और अगर मैं वेट कर दूंगा तो मुझे 5-10% के ऊपर भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट मैं 5-10 रुपये इन्वेस्ट करके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो लेने की कोशिश करूँगा। और अगर मान लो कि पुल बैक ले लिया, ठीक है, इसने पुल बैक ले लिया, तो मैं यहाँ पर जब ये सपोर्ट लेवल पर आएगा तो वहाँ पर मैं और 30-40 रुपीज़ और इन्वेस्ट कर दूंगा। तो टोटल मेरा कितना हो जाएगा, 50% इन्वेस्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा, जो अपना जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया उस लेवल का ब्रेकआउट होगा, तो बाकी की 50% क्वांटिटी को मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि मेरा जो वैल्यू है और जो मेरा एंट्री एंट्री प्राइस है वो कहीं ना कहीं एवरेज हो जाएगा। तो मुझे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और अगर यहाँ से नीचे आके मतलब यहाँ पर मेरे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी मैंने एंट्री ले लिया रहूँगा, और ब्रेकआउट भी कंफर्म हो जाएगा क्योंकि प्री टेस्ट लेके ब्रेकआउट हो रहा है, तो 99% वो एक कंफर्मेशन मुझे मिल जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो यूजुअली मैं ऐसे प्लान करता हूँ। और डेफिनेटली बट जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये कंटिन्यूस यहाँ से निकल गया तो मैं एटलीस्ट 10% के क्वांटिटी के हिसाब से एंट्री ले लूँगा। तो एटलीस्ट मेरा जो भी थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट जो मिस हो सकता था वो भी मिस नहीं होगा। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।